Honorable participants, I'm sure all of you are fine and enjoying the blessings of Almighty Lord. कैसे हैं जी आप सब? Great. Okay जी. नवाज, oh my gosh, नवाज साहब आपने क्या किया आते ही इतनी जोर से दस्तक, और कैमरा कैसे बंद करेंगे? ओके. अच्छा जी, हम लोग जो हैं डिस्कस कर रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में जब हमें पाकिस्तान अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें किस किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो क्या उनकी अटेम्प्टेशन की टेक्निक कैसे होगी। हमने ये भी देखा है और आज तक समझने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो कभी भी 1947 से शुरू नहीं होता है, बल्कि पाकिस्तान अफेयर्स हमेशा शुरू होता है 7/12 से। ठीक है, इज इट फाइन? ग्रेट, यहाँ तक हमें चीजें समझ में आ चुकी हैं। अच्छा जी, अब हम जो है ना कल अकबर को समझने की कोशिश कर रहे थे। आज का जो लेक्चर है हमारा वो अकबर की कंटिन्यूएशन में है। मैं दोबारा से बता दूं, क्योंकि हमने तमाम चीजों को जो है वो देखा है, डिस्कस किया है कि अकबर जो है वो हुमायूं का बेटा था। और हुमायूं किसका बेटा था? जरा चैट बॉक्स में बताइए मुझे, हुमायूं किसका बेटा था? जहीरुद्दीन बाबर का। और फॉर्मूला हमने याद किया था कि मुगलिया सल्तनत के जितने भी लोग हैं, बी से हमने देखा था कि बाबर है, एच से हमने देखा था हुमायूं है, ए से हमने देखा था अकबर है, और जे आई से हमने देखा था जहांगीर है। तो अभी हम यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। अब अच्छा जी, अब अकबर के बारे में हम वो तमाम क्वेश्चन जो है वो समझने की कोशिश करेंगे जो कि टाइम एंड अगेन जो है वो पेपर में आ रहे हैं, और आज हम फिर अकबर को क्लोज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे जहांगीर के ऊपर। सो जी, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं अकबर द ग्रेट जो है वो अकबर हमारे पास एक ऐसा शख्स था जिसे हमने बताया था लास्ट टाइम, हम जो है वो हीमू का जिक्र कर रहे थे। हीमू, मैंने बताया था कि हीमू का दूसरा नाम जो है वो क्या था? विक्रम आदित्य था। विक्रम आदित्य के साथ जंग होती है और अकबर जो है वो जीत जाता है। अकबर एक ऐसा शख्स था कि जिसने जब हीमू को शिकस्त दे दी, यानी कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इसने जो है वो विन कर ली। पानीपत की पहली जंग जो है वो 1526 में हुई थी, दूसरी कब हुई थी? पानीपत की दूसरी जंग जो है वो कब होती है? कल बताया था मैंने, 1556 में होती है। ठीक है जी। अब ये जीतता है तो अकबर के सामने एक और दरिया है। एक दरिया उतरा और मेरे सामने एक और दरिया था। अकबर के सामने अब की दफा अकबर को सामना करना पड़ा था सूर डेंसिटी का। लेकिन सूर डेंसिटी तो खत्म कर दी गई थी, उसे हुमायूं ने खत्म कर दिया था, जो इसका बाप था। ऐसा नहीं है, यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है। सूर लीडर जो हैं वो एक बाकी था और उसका नाम हमारे पास था सिकंदर सूरी। अकबर को अक्सर औकात ये लगता था कि सिकंदर सूरी मेरे खिलाफ रिवॉल्ट में जा सकता है, सिकंदर सूरी जो है वो मजीद काम खराब कर सकता है। इसलिए अकबर ने साल 1569, 1569 बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिकंदर सूरी को क्रश कर दिया। क्रश कर दिया इसको। इसने सिकंदर सूरी को आड़े हाथों लिया, इसको जहां पे था सरेंडर किया, और बाद में जो है वो इसको इसको कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। अकबर एक इंतहाई बहादुर सिपह सलार था। अकबर ने बहुत से हमारे पास जो है वो फोर्ट्स को बनाया था। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कहा अकबर ने अपने कैपिटल को बिल्कुल उसी तरह से महफूज करने की कोशिश की जैसे वॉल ऑफ चाइना ने। वॉल ऑफ चाइना, वॉल ऑफ चाइना की लेंथ कितनी है? वॉल ऑफ चाइना की लेंथ कितनी है? गैस करो जरा जल्दी से, देखना नहीं है कहीं से, गैस करो सिर्फ। वॉल ऑफ चाइना की लेंथ कितनी होगी? वेरी गुड, एक्सलेंट। 22,000 जो है वो हमारे पास है, 21। ओके, हमारे पास जो है वॉल ऑफ चाइना की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इतनी लंबी दीवार है। ठीक है, 7th सेंचुरी बीसी से जो है वो बनी हुई है। ठीक है, तो जब हम वॉल ऑफ चाइना जितनी जैसे इरादा था अकबर का, अकबर चाहता था हमारे पास कि हम जो है वो अपने कैपिटल को महफूज करें, और इसने किया भी।
अपने कैपिटल के गिर्द इसने जो है वो एक वॉल बनाना शुरू की। उस कैपिटल जिसका नाम उन दिनों फतेहपुर सिकरी हुआ करता था। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ चुका है, और वन पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस यही हैं जो टाइम एंड अगेन आते हैं। अगर किसी को ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये याद हो जाती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो उसके मार्क्स आए। मोहम्मद अकबर आपकी दफा अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहता है, अपनी सल्तनत को मजीद इनहेंस करना चाहता है। जी, फतेहपुर सिकरी जो है वो उसके गिर्द इसने वॉल बनाई थी। किसी भी बादशाह के अंदर ये एक नेचुरल सी बात है, एक उसके अंदर इंटरनल जो है वो ये डिजायर होती है कि अपने कंट्री को, अपनी डोमिनियंस को इंक्रीज करें। अकबर भी ऐसा ही था। अकबर ने अब की दफा तीन जो है वो मजीद शहरों पे अटैक किया। उन दिनों ये लोकल जो है वो लोगों की हुकूमत हुआ करती थी। पहला ग्वालियर, ग्वालियर के अंदर इसने अटैक किया, विन कर लिया। अजमेर शरीफ दूसरा, जौनपुर। अकबर अपनी सल्तनत में इन तीनों शहरों को शामिल करता है। साल इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना कि अकबर ने 1558 से लेके 1560 तक जो है वो इन शहरों को जीता। याद रहे कि अकबर हमारे पास 1542 में पैदा होने वाला एक छोटा सा लड़का ही तो था। 14 फरवरी 1556 में इसकी कॉरोनेशन होती है, जिसे तख्त पे बिठाया जाता है। 1542 में ये पैदा होता है। सो अपने बैठने के 2 साल के बाद, इसका मतलब है कि अकबर खुद से ये सब कुछ नहीं कर सकता था। दर हकीकत हाथ था कहीं पे बेरम खान का। बेरम खान कौन था? बेरम खान कल हमने डिस्कस किया था, वो सिपा सलार था, जिसके बारे में आपसे पेपर में वो अक्सर औकात एक कोटेशन दे के पूछता है, ये किसने कहा था। हमायूं का कहना है, मेरे खानदान में अगर कोई लैंप ऐसा है जिसने मेरे खानदान को रोशन कर दिया, वो बेगम खां है। ये बेगम खां की इस खानदान के साथ लॉयल्टी यानी वफादारी ही थी कि बेगम खान को कंधार का गवर्नर बना दिया गया। कंधार के गवर्नर के बाद इसको सिरहन जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा जागीर दी गई। सो बेगम खान एक ऐसा पर्सन था जिसे हुमायूं अपने भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत किया करता था। यही वजह है कि बेगम खान कभी भी अकबर को डायरेक्ट ऑर्डर यानी कि हुक्म देने से कभी भी अवॉइड नहीं करता था। रिस्पेक्ट के तमाम एलिमेंट्स को पूरे करते हुए वो अकबर को हुक्म दिया करता था कि शहनशाह सलामत राजपूताना रियासत के बादशाह की गर्दन उतार दीजिए, ये आपकी शान और शौकत के खिलाफ है। कुछ ऐसा ही वाक्य होता है साल 1560 में, जब हालात बदल जाते हैं। हिस्ट्री में दो जगह पे हमने हालात को बदलता देखा। अंग्रेजी अदब यानी इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो हमें हेनरी एट नजर आता है। हेनरी एट क्वीन एलिजाबेथ का फादर था। क्वीन एलिजाबेथ जो 1558 में पैदा होती है, 1603 में उसकी डेथ हो जाती है। हेनरी एट 1485 के अंदर पैदा होता है, और इसके बाद इसकी डेथ जो है वो क्वाइट अनसर्टन है। क्वीन एलिजाबेथ ये वही है जो उन दिनों लंदन यानी इंग्लैंड में, जहाँ पे हमारे मियाँ साहब हैं, वहां पे हुकूमत किया करते थे। हेनरी एट का भी एक इसी तरह से दोस्त हुआ करता था। इसको हम जो है वो वुल्जे के नाम से जाना करते थे। वुल्जे ने हेनरी एट ने वुल्जे को तमाम पावर दी हुई थी, लेकिन बाद में इसने उसको कत्ल करवा दिया था। ये याद रह जाए तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो जी, साल 1560 अकबर को बेगम खान की बड़ी ज्यादा जो है इंटरवेंशन, बार बार इंटरवीन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 4 साल ही तो गुजारे थे इसने बेगम खान की सुपरविजन में। 1556 में ये तख्त पे बैठता है वंस अगेन। 14 फरवरी, 14 फरवरी 1556 को बैठता है। 1560 में बेगम खान को हज पे भेज देता है। ये कहता है कि अब हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिया करेंगे। तारीख में आता है कि बेगम खान ने ये देखा कि जब अकबर जो है इस तरह की बातें कर रहा है, इससे मुगलिया सल्तनत जो है वो तहस नहस हो जाएगी। बेगम खान ने रिवोल्ट में चला गया। बेगम खान का रिवोल्ट में जाना इसलिए भी बनता था कि बेगम खान ने इस सल्तनत को अपने खून से सींचा था।
लेकिन बेगम खान जो है उसको जल्द ही क्रश कर दिया गया। बेगम खान को डिफीट कर दिया गया, बेगम खान को शिकस्त होती है और अकबर इसकी गर्दन नहीं उतारता बल्कि इसे माफ करता था। लेकिन इस हुक्म के साथ कि आप जो है वो मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ ले जाएं, मैं आपको देखना नहीं चाहता, आप यहाँ से चला जाएं। बाद में एक अगफान ने इसका जो है वो अफगानी पर्सन था जिसने इसका कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि एक मुकाम पतन के नाम पे इसको कत्ल कर दिया गया। पतन के मुकाम पे इसको कत्ल कर दिया गया। सारी चीजें वही हैं जो पिछले पेपर्स में आ चुकी हैं, कोई भी चीज मैंने अपने पास से नहीं दी है। क्या यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? सारी की सारी चीजें समझ में आ रही हैं? वेट। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गई है ना? कहानी की तरह पिक्चर्स जहन में बन रही है। पिक्चर्स को याद रखना है। अकबर को खानों का बड़ा शौकीन था, नए नए खाने पसंद किया करता था। हरम के अंदर एक रवायत चला करती थी कि खाना जो भी बनाएगा सबसे पहले वो खुद खाएगा। यही वजह है कि उन दिनों में एक खास किस्म का ओहदा कायम किया गया था कि जो खाना सबसे अच्छा बनाएगा। अकबर के टाइम पे मीर सैम एक ऐसा पर्सन था जो कि बड़ा अच्छा खाना बनाता था। हरम के अंदर काम करने वाले ज्यादातर ख्वाजा सराय यानी ट्रांसजेंडर्स को रखा जाता था। कहा जाता है कि मीर सेम, कुछ हिस्टोरियन इसे मेल कुछ फीमेल लिखते हैं, लेकिन दर हकीकत हरम के अंदर ख्वाजा सराय होता था, लेकिन हम इसे मीर सेम मेल के नाम से समझेंगे। किचन के जितने भी मामलात हुआ करते थे रॉयल पैलेस के अंदर, अकबर ने एक ओहदा कायम कर दिया, एक डिपार्टमेंट कायम कर दिया कि हरम के अंदर देखने वाले जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्हें मीर सैम देखा करें। ऐसा नहीं था कि अकबर जो है वो सिर्फ किचन के मामलात में ही दिलचस्पी रखता था। कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब किसी भी कंट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को भी रेवेन्यू की ही कमी का सामना है, जो शायद सदियों से रहा है और शायद सदियों तक रहेगा। अकबर ने अपने टाइम पे एक डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिश किया। वजह ये थी कि पता चल सके कि स्टेट पर टैक्सेस जो हैं वो आते कहाँ से और जाते कहाँ से। इस डिपार्टमेंट को पहली दफा जिस शख्स की जेर निगरानी दिया गया उसका नाम अमल गुजार था, और आज के बाद अमल गुजार के ही नाम से ये ऑफिस जाने जाने लगा। अमल गुजार की जिम्मेदारियों में ये था कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स यानी जितने भी इजला हुआ करते थे उन सब से जो है वो रेवेन्यू को इकट्ठा करना था, और रेवेन्यू को इकट्ठा करके सरकारी माल के अंदर देखना कि कितना जमा हो चुका है। अकबर ने लैंड डिपार्टमेंट के लिए भी एक शख्स को चूज किया। कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत में जितनी जमीनें अकबर के पास थी उतनी शायद बाद में कोई नहीं देख सका। हमारे पास पहली दफा बिच्छी जो है वो इसके नाम से आया, BITI KCHI, बट इसमें के साइलेंट होगा। सो बिच्छी जो है वो हमारे पास लैंड डिपार्टमेंट को देखने के लिए सामने आता। ये हिंदू था। इसकी जिम्मेदारियों में लैंड की क्वालिटी को चेक करना, यानी कि कोई जमीन किस क्वालिटी की है, अच्छी है बुरी है, और उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना था। जो दो डिपार्टमेंट मिल के काम किया करते थे, अमल गुजार और यानी कि नंबर 13 पे जो मेंशन किया और नंबर 14 पे जो मैंने मेंशन किया, ये दोनों मिलके काम किया करते थे। अकबर का जहन सीखने की तरफ बड़ा मुतवज्जा रहा करता था। किसी भी चीज को सीखना बुरी बात नहीं है, आप सीख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को सीखने के साथ साथ इम्प्लीमेंट कर देना और दूसरों पे फोर्स कर देना, ये असल में वो मुकाम है जहाँ पे गलतियों का आगाज होता है। अकबर को जैनिज्म से बड़ी मोहब्बत थी, जैनिज्म से बड़ी मोहब्बत थी। इसे ये लगता था कि मुझे जैनिज्म को सीखने की जरूरत है। मुख्तलिफ मज़ाहब का ये तकाबुल करना यानी उनका मुतालिया करना शुरू होता है।
यहाँ तक कि जैन स्कॉलर्स को अपनी महफिलों में बिठाया करता था। मुस्लिम स्कॉलर्स भी होते थे। जिस जैन स्कॉलर को इसने बुलाया था उसका नाम हीर विजय था। ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अकबर ने इसके अलावा जो है ज़ोरोस्ट्र जो जितने भी मजहब थे, चाहे वो जैनिज्म था, चाहे वो हमारे पास पारसियों की तरह से ज़ोरोस्ट्रियनिज्म थे, सबके सबकी जो है वो पैरवी करना शुरू कर दी। ज़ोरेस्ट्र हमारे पास एक ऐसा मजहब होता है जो आग की परस्तिश करते हैं। सो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म जो है वो भी अकबर के साथ अकबर का शुगल रहा। अकबर उनमें भी इंटरेस्टेड था। अकबर ने इस मजहब से मुतासिर होके, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से मुतासिर होके एक काम किया, और वो काम ये था कि इसने अपने पैलेस के अंदर एक जगह मुख्तस कर दी कि जहाँ पे आग हमेशा जलती रहेगी। हम जानते हैं ज़ोरोस्ट्रियनिज्म एक ऐसा मजहब है जिसमें आग को मुकद्दस समझा जाता है। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती जब हिंदुओं के साथ इसने मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे करना शुरू कर दिए। ये अकबर का ही टाइम था कि जिसमें जो है अब लोग जो हैं वो अकबर के दर्शन को आया करते थे। इस्लाम में ज़ियारतों का कॉन्सेप्ट शायद बाद में सूफिया कराम ने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन अकबर के दौर में वो उस तरह से राइज नहीं था। सो अब की दफ़ा दूर-दराज से लोग आया करते थे और अकबर को दर्शन किया करते थे। हमारे लिए दर्शन ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे पास वो जगह है जहाँ पे लोग इसका दर्शन किया करते थे, और उस जगह का नाम झारूखा था। जा JAHAROKHA, झारूखा था। झारूखा नामी जगह पे एक खास किस्म की जगह थी जहाँ पे बादशाह सलामत जो हैं वो तख्त पे मंजमद हुआ करते थे, और वहां से लोग जो है वो इन्हें देखा करते थे। अकबर नित नए तजर्बे किया करता था। सारे मामलात में अकबर ने एक पोस्ट क्रिएट कर देता है, और वो पोस्ट हमारे पास प्राइम मिनिस्टर की होती है। ये प्राइम मिनिस्टर जो है, इसकी पोस्ट को इसने क्रिएट किया। पहली दफा इसने इसको नाम वजीर का नाम दिया। अकबर ने दो नाम इसके लिए चूज किए, एक वजीर और इस एक दूसरा वकील मुतलिक। वकील मुतलिक का मतलब जिसके पास हर चीज के मुतालिक बात करने का नॉलेज मौजूद होना चाहिए। अकबर के दौर में सबसे पावरफुल मिनिस्टर वही होता था जो आज के दौर में पावरफुल मिनिस्टर है। कोई बता सकता है सबसे पावरफुल मिनिस्टर आज भी पाकिस्तान में कौन सा है? सबसे पावरफुल मिनिस्टर किसी भी कंट्री में होता है, सबसे पावरफुल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसका सबसे पावरफुल मिनिस्टर। वेरी गुड अरसलान तारिक साहब, फाइनेंस मिनिस्टर। अकबर के दौर में भी फाइनेंस मिनिस्टर सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। मानो जिस किसी डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ बात की, उसका किसी न किसी तरह से उसके रेवेन्यू पे फर्क पड़ना शुरू हो गया। सो अकबर ने फाइनेंस मिनिस्टर को दीवान का नाम दिया। दीवान, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए इसने एक टर्म को मुख्तस कर दिया। सो फाइनेंस और दीवान जो है वो हमारे पास यहाँ से कॉमन होना शुरू हो जाता है। अकबर ने जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को बाकायदगी से अनाउंस कर दिया, तो अब इसकी दफा प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए था। आप सोच रहे होंगे कि हम अपना पीएम भेज देते हैं, शहबाज शरीफ भेज देते हैं। नहीं नहीं, उसकी हमें यहाँ पे जरूरत है। अकबर के दौर में उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम मुजफ्फर खान था। मुजफ्फर खान जो है, मुजफ्फर खान ये प्राइम मिनिस्टर था। बीरबल को इसने कुछ दिनों तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी। बीरबल के साथ भी इसके अच्छे रिलेशंस रहे थे। बीरबल को भी दिया था, लेकिन बीरबल को उसके बाद प्रमोट कर दिया गया था। प्रमोट क्या था कि बीरबल अकली जितने भी मामलात हुआ करते थे जिनको सोच समझ और फहम से करना होता था, बीरबल सिर्फ उसमें असिस्ट किया करता था। यूं समझ लें कि बीरबल जो है वो अकबर के दिमाग के तौर पर काम करता था, और बीरबल बड़ा मुखलिस बंदा था। इतना मुखलिस कि उसने अपना खानदानी मजहब छोड़ दिया इसके दीन इलाही के चक्कर में, जो इसने 1582 में रखा था। ठीक है। सो बीरबल जो है, सो हमारे पास जो बाकायदा तौर पर आता है वो हमारे पास मुजफ्फर खान का नाम आता है। मुजफ्फर खान को पहला जो है वो हमारे पास वजीर भी मुकर्रर किया जाता है। इसके बाद अकबर जो है
इसके बारे में एक और क्वेश्चन भी जो है वो आता है। जब मैंने बेगम खान के बारे में बताया था, एक पॉइंट का नाम पूछा जाता है और ये बार बार पेपर में आया कि किस मुकाम पे जो है वो लड़ाई होती है, किस मुकाम पे जो है वो इनका झगड़ा होता है। किस किस का झगड़ा होता है? इन दोनों का। ठीक है। अकबर का किसके साथ होता है? बेगम खान के साथ। सो बेगम खान के साथ जो है वो जो झगड़ा होता है अकबर का, जिसपे में बेगम खान को डिफीट होती है, वो हमारे पास होती है जो एक मुकाम है जिसको हम तिलवाड़ा के नाम से कहते हैं। तिलवाड़, तिलवाड़ा के नाम से जो। तो तिलवाड़ा इज दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ये होती है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ओके जी। अब हमने जो है वो इन तमाम चीजों को समझ लिया। आई एम श्योर द थिंग्स आर क्लियर बाय नाउ। अकबर से हम जो है वो अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। सर पॉइंट सिक्स रिपीट कर दें। पॉइंट सिक्स जो है वो बेगम खान जो है वो, मैंने कहा कि पेपर में बेगम खान के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है कि बेगम खान को किस साल अकबर ने खुदा हाफिज कहा था। वो साल है 1560 का। ठीक है। मेरे लेक्चर को अटेंड करते हुए हमेशा कहानी, आपका दिमाग कभी भी तारीखों को याद नहीं रखता। मैंने आज तक कोई डेट याद नहीं रखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं उन्हें हिस्टोरी हिस्ट्री के साथ, पिक्चर्स के साथ एसोसिएट करता हूँ। अपने माइंड को पिक्चर बताओ। देखो, तुम्हें 3 घंटे की लंबी मूवी याद रह सकती है, कभी सोचा है? लेकिन तुम्हें 40 मिनट का लेक्चर याद नहीं रह सकता। वजह पता है क्या? जिन चीजों को तुम्हारा दिमाग देखता है उन्हें महफूज कर लेता है, हिफ्ज कर लेता है। तो क्यों ना अपने दिमाग को पिक्चर्स दिखाओ। सादा सी बातें हैं। ये इमेजिन करो अकबर द ग्रेट का करेक्टर बनाओ और ये सारी की सारी चीजों को उसके साथ एसोसिएट करते चलो जाओ। तो पिक्चर्स जहन में रहेंगी। 1542, 1556, 1560, तिलवारा, ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली एसोसिएट होते चले। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अकबर जो है एक नाम ही नहीं था, एक बहुत बड़ा ब्रांड भी था। यही वजह है अकबर ने अपनी दौड़ के अंदर सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर असर था वो इसकी फोस्टर मदर का था, यानी रजाई वालदा का था, जिसे हम मिल्क मदर भी कहते हैं, सुतेली मदर भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फोस्टर मदर का था। इनकी जो फोस्टर मदर थी उनका नाम माहम आंगा था। माहम आंगा बेसिकली वो थे जिन्होंने बचपन में अकबर की परवरिश की थी। इन्हें अपना दूध पिलाया था। अकबर की परवरिश करते करते ये इतनी आगे चले गई कि माहम आंगा का अपना एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद आदिल था, इसका जो रियल बेटा था। मोहम्मद आदिल जो है वो महामांगा का बेटा होने के साथ साथ अकबर का भाई था, सुतेला भाई था, और अकबर बड़ी उसकी रिस्पेक्ट किया करता था। अकबर अपनी वालिदा की, रजाई वालिदा की इतनी रिस्पेक्ट करता है कि आगाज के कुछ साल महम आंगा को तख्तो ताज चलाने की इजाजत होती है। महम आंगा जो डिसीजन लेती हैं वो डिसीजन सभी फॉलो करते हैं। यही वजह है कि जब आपसे पूछा जाता है कि अकबर की आगाज के कुछ सालों को क्या कहा जाता है, तो उसे हम पर्दा रूल भी कहते हैं। पर्दा रूल, जिसमें पर्दा यानी कि किसी खातून की हुकूमत थी। अंग्रेजी में हम इन्हें पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहते हैं, एक ऐसी हुकूमत जिसमें कोई खातून जो है वह चलाती है। जैसे पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, वो हमारे पास पेटीकोट गवर्नमेंट। माम आंगा जो है, इनकी वफात के बाद पेटीकोट गवर्नमेंट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जब तक ये हयात रहती हैं अकबर इनके डिसीजंस, इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। साल 1562, बैरम खान के जाने के बाद अक्सर काफी उदास रहा करता था। 1562 में अकबर ने देखा कि कुछ लोगों को खींच के जो है वो लेकर जा रहा है। दर हकीकत अकबर जो है वो इस चीज का कायल था। ये आज के बादशाहों की तरह नहीं था। अकबर भी बाजारों के अंदर घूमा फिरा करता था। ये भेष बदल कर लोगों के दरमियान चला जाया करता था, ये देखने के लिए कि कितनी गालियां गवर्नमेंट को पड़ती हैं। अगले दिन अपने वुजरा से सारी की सारी रिपोर्ट लिया करता था और दोनों का मुआवजा किया करता था।
1562 में देखता है कि कुछ लोग कुछ स्लेव्स को यानी गुलामों को खींच के लेके जा रहे हैं। बड़ा बुरा सलूक उनके साथ कर रहे हैं। जब ये सारी की सारी सिचुएशन देखता है, उसी वक्त अगले दिन आता है और एक सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, और वो सिस्टम स्लेवरी का सिस्टम था। साल 1562 से अकबर की दौर में, अकबर की सल्तनत में कोई भी स्लेव नहीं रहेगा। ये अकबर ही था जो अपनी हर जंग में जाने से पहले, किसी भी वॉर पे निकलने से पहले नमाज पढ़ा करता था, प्रेयर अपनी कहा करता था। अकबर को मुख्तलिफ सेंट्स यानी सूफिया कराम से बड़ी मोहब्बत थी, उनके दरबारों पे जाया करता था। कई कई घंटों तक जो है वो उन पे बैठा रहता था, गहरी मेडिटेशन किया करता था कि मुझे इस जंग पे जाना है या नहीं जाना। यही वजह है कि मेडिटेशन की वजह से अकबर ने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो जंगें जीती। कहा जाता है कि मुस्लिम दुनिया में फर्स्ट मुस्लिम जो जिसने राजस्थान में सबसे ज्यादा जिसे सक्सेस मिली वो अकबर था। अकबर की कामयाबियों का सिलसिला यहाँ से आगे बढ़ता है। तो मैंने पहला मुस्लिम बता दिया, मैं वंस अगेन बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो कि हमारे पास जो है वो पिछले पेपर्स का हिस्सा है, तो डू नॉट इग्नोर इवन अ सिंगल एमसीक्यू। अकबर अपनी जिंदगी में यूं तो कई अटैक्स करता है, लेकिन कहा जाता है कि अकबर के पास एक और क्रेडिट जाता है। पहला मुस्लिम तो था जिसने राजस्थान में सबसे ज्यादा कामयाबी समेटी, लेकिन दूसरा इसके साथ जो है वो एक ऐसा क्रेडिट आता है कि ये सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा तेज जिसने इन्वेजन की, जिसने इलाके एक इलाके के बाद दूसरे इलाके को फतह करता चला गया, वो अकबर है। अकबर की असल माँ का नाम हमीदा बानो था। फर्क याद रखिएगा, हमीदा बानो दिल की एक बड़ी अच्छी औरत थी। माहम आंगा जो कि अकबर की सौतेली वालदा थी, हमीदा ने कभी उनके साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं किया। दर हकीकत हमीदा बानो दिल से इस चीज को तस्लीम कर चुकी थी कि अकबर जो है वो मुझसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट महामांगा की करते हैं, और उन्हें इस चीज पे कोई एतराज नहीं। याद रहे, हमीदा बानो जो है वो इनका ताल्लुक शियाइज्म से था। शियाइज्म से होने की वजह से अकबर के ऊपर गहरा असर था शियाइज्म का। यही वजह है कि इनकी जो मदर थी हमीदा बानो जो है, उन्होंने एक खास तरीके से खुद को सेपरेट भी कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अकबर के नजरियात में कुछ भी किसी किस्म का भी टकराव हो। महामांगा सूफिया कराम पे बड़ी गहरी अकीदत रखा करती थी, हमीदा बानो शियाइज्म थी। अकबर जैनिज्म को देखा करता था, हिंदुइज्म को देखा करता था, दीन इलाही की बुनियाद उसने बाद में जाके रख दी। तो कम से कम हमीदा बानो इन तमाम चीजों से इसे बचाना चाहती। अकबर के दौर में अकबर का एक बड़ा गहरा दोस्त बन गया जो कि मुख्तलिफ वजारतें भी इंजॉय की, जिसने उसका नाम बीरबल था। जिसे मैंने बताया कि बीरबल अकबर के दिमाग का काम किया करता था। लेकिन अकबर को असल झटका तब लगता है जब अफगान बलोची रिबेलियंस होता है। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान और बलूच ये दो कौमें जो हैं, अफगान बलूची रिबेलियन जो है वो कर देता है, ये दोनों रिबेलियन कर देता है। बीरबल अकबर की हिदायत पे वहां पे जाता है ताकि रिबेलियन को कंट्रोल कर सके, बगावत को कंट्रोल कर सके। बीरबल अब राजा बीरबल के नाम से जाना जाता है, लेकिन बागी इसको कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देता है। इस तरह से बीरबल का इख्तिताम होता है। फतेहपुर सर्की के अंदर जहां पे हमारे पास मुख्तलिफ जगह थे, अकबर ने अपने कैपिटल में एक इबादत खाना भी तमीर करवा रखा था। एक ऐसा इबादत खाना था जहां पे थर्सडे का दिन बड़ा मुकद्दस और बड़ा मोतबर समझा जाता था। 1571 में इबादत खाना तमीर करवाया और थर्सडे का दिन बड़ा मोतबर समझा जाता था। कहा यह जाता है कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर आया करते थे और अकबर उन्हें सुना करता था। माहम आंगा जो कि इसकी रज़ाई वालदा थी, उनके बेटे का नाम मैंने आपको बताया था मोहम्मद आदिल था।
अकबर जब अपनी इन्वेजन को तेजी से बढ़ा रहा था, अकबर जब आगे लेके चीजों को चल रहा था, उस वक्त कुछ बागियों ने मोहम्मद आदिल को अकबर के खिलाफ कर दिया। यही वजह है कि जब राजपूतों की लड़की जोधा के साथ जो है वो अकबर की शादी होती है, तो मोहम्मद आदिल हरम में एक कहराम बर्पा कर देता है। तो मलिका हिंदुस्तान के खिलाफ काफी बातें करता है, और जिसकी वजह से मोहम्मद आदिल को अकबर जो है वो कत्ल कर देता है, मार देता है, मर्डर कर देता है। और उसके बाद वो बताता है महामांगा को कि मैंने इसका कत्ल इसलिए किया कि ये आज इसने मुझे ललकारा और मलका हिंदुस्तान के बारे में बातें की, कल को ये किसी के बारे में भी कर सकता था, तो लिहाजा इसने इसको कत्ल कर दिया। महामांगा अपने बेटे की वफात के बाद कुछ ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सके। कहा जाता है कि आदिल के कत्ल के बाद ही कुछ पेटीकोट गवर्नमेंट का खात्मा हो गया। ये कहीं साल 1560 से 1562 के दरमियान जो है वो खात्मा होता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। साल 1562 के बाद अकबर पूरे होशो हवास में ममलिकत को खुद से लेकर चलता है। आपकी दफा अकबर के सामने मुख्तलिफ टारगेट्स हैं, मुख्तलिफ एवेन्यूज हैं। अकबर बहुत सी चीजें जो है वो सीख चुका है, खसूसन बेरम खान की जेर निगरानी जो उसने 4 साल गुजारे हैं, उन्होंने अकबर की जिंदगी को बदल के रख दिया। यही वजह है कि हमें जो है वो ये सारी की सारी बातें बताता है मोहम्मद हुसैन। अब ये मोहम्मद हुसैन कौन है और ये हमें सारी की सारी बातें कैसे बताता है? अकबर के टेन्योर में जो फेमस आथर था, जो फेमस राइटर था, जिसके बारे में आपसे वो पूछ सकता है कि कौन था फेमस आथर, वो मोहम्मद हुसैन था। ये इतना अच्छा लिखा करता था कि अकबर ने इसको एक टाइटल दिया हुआ था, जरी कलम के नाम से। जरी, अकवाले जरी, यानी कि सुनहरी कलम वाला, एक अच्छी बातें लिखा करता है। साल 1565 आपकी दफा रिवोल्ट दोबारा से उठ खड़ा होता है। अकबर को बताया जाता है कि आपके एक इलाके में आपके खिलाफ बगावत हो रही है। पूछा जाता है कि किसकी इतनी जुर्रत है कि जो अकबर के खिलाफ उठ पड़े। पता चलता है कि उज्बेकिस्तान का एक लीडर है जिसने मुकामी जो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, यहाँ पे रहता है, और अब लोगों को आपके खिलाफ वरगला रहा है। नाम पूछा गया तो नाम उसका बताया गया कि ये उज्बेक लीडर है जिसका नाम लीडर ऑफ जौनपुर है। सो लीडर ऑफ जौनपुर जो है वो एक जगह का नाम है वैसे। अकबर साल 1565 में इस लीडर को, जौनपुर के लीडर को क्रश कर देता है, डिफीट देता है। अकबर के हौसले पुख्ता होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अकबर हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर कौम राजपूतों को ललकारता है। न जाने क्यों राजपूत जो हैं, जो कभी तलवार से नहीं डरे थे, अकबर की इन्वेजन, ताकत और ये सोच के कि अकबर कितनी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, राजपूतों ने लड़ने का हौसला छोड़ दिया। अकबर ने जब राजपूतों को पैगाम भिजवाया कि आप मुझसे जो है, मैं आपके इलाके को अपनी तहवील में लेना चाहता हूँ, जजिया दोगे, कुछ नहीं कहा जाएगा। राजपूतों ने कुछ अपनी शराइत रखी। पहली शर्त मैट्रिमोनियल अलायंस था, यानी कि हम आपको तभी उसी सूरत में आपके साथ जो है वो अलायंस करेंगे जब आप जो है वो हमारे यहाँ से, इस फैमिली में से किसी के साथ जो है वो शादी करें। और ऐसा होता है, इसको जोधा अकबर के साथ इसकी शादी होती है। अब की दफा ये मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, ऐसा नहीं कि अकबर ने फौरन से इस चीज को देखा और उन्होंने और अकबर ने फौरन से हाँ कह दी। इसके लिए काफी अरसे तक जो है वो रियासत के अंदर जो है वो गुफ्तगू शनीद होते रहे, मामलात को तय कैसे किया जाएगा ये डिस्कस किया जाता रहा। आखिरकार अकबर मान जाता है। अकबर इससे पहले इस्तिखारा करता है। ये बातें हिस्टोरियंस आपको नहीं बताएंगे। अकबर इस्तिखारा करता है। अकबर मुख्तलिफ सेंट्स के दरबार पर जाता है। जब उसे पता चलता है कि रियासत
हिंदुस्तान के लिए बेहतर डिसीजन है तो वो डिसीजन ले लेता है। आप देखते हैं कि क्या ये बेहतर था। अब पहली दफा अकबर से ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, अकबर जो है फर्स्ट राजपूत जो है वो हमारे पास अम्बीर का राजपूत था। अम्बीर रियासत का राजपूत था और उसने जो है वो अपनी बेटी अकबर को देता है। उसका नाम राजा बिहारी माल था। सो राजा बिहारी जो है, इसको इस वजह से कि तुमने राजपूत होते हुए नहीं लड़ाई लड़ाई नहीं ली उसके साथ, तुमने मैट्रिमोनियल अलायंसेस की तरफ चले गए हो, इसके अपने कबीले के काफी लोगों ने इसको छोड़ दिया। अकबर वहां पे ऐलान करता है कि अम्बीर के ऊपर आज के बाद कोई भी हमला होगा तो वो रियासत हिंदुस्तान पे हमला कंसिडर किया जाएगा। अम्बीर को इसने किसी किस्म की भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अम्बीर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से राजा बिहारी ने अपनी सल्तनत को, अपनी रियासत को बचा लिया। वहां पे वो बादशाह का बादशाह रहा और अकबर जो है वो उसको वहां से सिर्फ इसकी बेटी मिल सकी, किसी किस्म का जजिया जो है वो उसको नहीं मिल सका। लेकिन अकबर ने एक कामयाबी से एक काम किया। अकबर ने अपनी दुश्मनी को यहाँ पे खत्म कर दिया। यहाँ पे रुकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर आगे चलते हैं। इज इट क्लियर जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं? क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, ग्रेट होगा। अब जी, अकबर के बारे में हमने सारी की सारी चीजें देखी। आई एम श्योर कि आपको सारी की सारी चीजें समझ भी आ रही। आप अपने नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, साथ साथ इनको लेके चल रहे हैं। ओके जी। सो स्क्रीनशॉट इसका जो है वो ले लीजिए। अकबर से आगे चलते हैं। अकबर के ज़माने में जब अर्ली पीरियड चला करता था, यानी कि आगाज़ के दौर में, अकबर ने जो है जो दिल्ली को, आगरा को, अजमेर को, आपको याद होगा मैंने बताया था फतह किया था। अकबर ने जब उनको फतह किया था तो उसके बाद अकबर का हौसला बड़ा बुलंद होता चला गया था। अब की दफ़ा अकबर ने अपने खास गवर्नर जिसका नाम आसिफ खान हुआ करता था, उसे मुख्तलिफ रियासतों में भेजता था कि वो फतह करें। आसिफ खान कौन है, अकबर की बाकी चीजें क्या हैं, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक रुकेंगे। कोई क्वेश्चन अभी तक है तो वो पूछा जा सकता है। जो मैंने क्विज दिया था आई एम श्योर कि वो आपने तैयार कर लिया होगा। हम आज की क्लास में यहीं तक रुकेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। ग्रेट। बहुत आसान था वो क्विज वैसे। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है जी। अदरवाइज इट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम 40 मिनट का सेशन लेंगे। और आपके साथ जो क्विज डेली बेसिस पे आता है ग्रुप में, प्लीज उसे इग्नोर ना किया करें। वो पास्ट पेपर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है? उनको आपने लाजमी जो है वो तैयार करना। लीजिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबसे कल की क्लास में मुलाकात होती है। चल देन, आप इनके नोट्स जो बना